Hello everyone, welcome back. Today I am here with the second part of the lesson Lost Spring Stories of Stolen Childhood by अनीश जंग। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें मुकेश नाम के लड़के की स्टोरी है और जिसका सब टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। वो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है और इस पार्ट में हम मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट इसका हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो स्टोरी है इसमें इसकी भी लिविंग कंडीशंस बच्चों की बिल्कुल सीमापुरी की तरह ही है। यहाँ फिरोजाबाद की बात हो रही है और वहाँ सीमापुरी की बात हो रही थी। तो सीमापुरी की बात किस में हो रही थी? जब साहिब आलम की स्टोरी हमने पढ़ी है फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट यहाँ हम मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि एक बैंगल मेकर है, बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा हुआ है और ये उनके लिए कर्स बन गया है, एक अभिशाप बन गया है बैंगल मेकिंग की फैमिली में पैदा होना। अब आपका ही जो लेसन है इसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसी लेसन में से, जिसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि फिरोजाबाद है, इस लेसन में फिरोजाबाद की बात हो रही है, फिरोजाबाद इंडिया में कौन से स्टेट में है? ठीक है, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये लेसन। इसके दो पार्ट में, एक तो है साहिब और दूसरा है मुकेश। तो साहिब जो है उसने उसके पार्ट का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और जो मुकेश का पार्ट है जो हम इसकी सेकंड वीडियो में करेंगे, आई वांट टू ड्राइव अ कार, और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। अब हम लेसन की थीम देख लेते हैं। इसमें थीम भी है ये, और एक ये जस्टिफाई द टाइटल अगर आ जाता है तो वो भी है। अब इसमें जो थीम है लेसन की, लेसन का टाइटल देखो पहले। लेसन का टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग ऐसा सीजन होता है जो सबसे बढ़िया सीजन होता है, जॉय से भरा हुआ होता है, खुशी से भरा हुआ होता है, और उसमें सब चीज़ ग्रो होती हैं। पर ये क्या है, फ्लावरी होती हैं सब चीज़ें, एंजॉयमेंट होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। पर इसमें जो ह्यूमन लाइफ है, इसमें स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? चाइल्डहुड का सीजन। चाइल्डहुड जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई वरी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, और वो बहुत खुशी से रहते हैं। पर यहाँ जो बच्चे हैं, जो यहाँ डिस्क्राइब किए हैं ऑथर ने, वो बच्चे इस खुशी से महरूम है, इस प्लेजर से, इस नेचुरल ब्यूटी से, इन सब से बिल्कुल कोसों दूर हैं, और वो इसके बारे में सोच भी नहीं पाते। जैसे हमारी एक पोइम थी जो हमने पढ़ी थी, जिसको मैंने पूछा है आपसे क्वेश्चन, उसमें भी सेम इसी टाइप के बच्चे हैं। अब इसकी थीम है, द थीम ऑफ द लेसन इज पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। इसकी पॉवर्टी, गरीबी और बाल मजदूरी। यहाँ जो बच्चे हैं वो एज ए बाल मजदूरी हैं, वो वैसे विलिंगली अपना काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पर वो एक बाल मजदूर की तरह ही हैं। वो कूड़ा बीनते हैं सुबह से दोपहर तक। द ट्रेडिशन एंड पॉवर्टी कंडम दी चिल्ड्रन टू दी लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन। अब जो ट्रेडिशन है इनका, ये लोग मान चुके हैं, ये लोग, ये धारणा है इन दोनों लोगों के बीच में कि ये हमारी परंपरा है, ये कि हमें यही काम करना पड़ेगा, हमें रैग पिकिंग ही करनी पड़ेगी या हमें चूड़ियाँ ही बनानी पड़ेंगी। तो ये उन्होंने अपने एक डेस्टिनी मान लिया है कि भगवान ने हमें ये काम दिया है तो हमें यही काम करना है। इवन इन देयर अर्ली एज, here the stories of साहिब एंड मुकेश depict the plight of poor children। यहाँ जो दो बच्चों की कहानी है वो प्लाइट, बिल्कुल उनकी व्यथा को व्यक्त कर रही है, दो बच्चों की, और उनके थ्रू बाकी जो बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में उनकी भी। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। उनके पास स्कूलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है उनके पास स्कूल जाने का। दे आर फोर्स टू इंडल्ज इनटू चाइल्ड लेबर। उनको चाइल्ड लेबर में फोर्सली उनको डाला जा रहा है। स्प्रिंग एज वेल एज चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स जॉय, प्लेजर, नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रोथ। यहाँ स्प्रिंग और चाइल्डहुड को कंपेयर किया गया है कि ये एक समझो एक मेटाफर की तरह, ये सिमली है, तो सिमली की तरह इसमें बताया गया है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल समान है। जॉय है, प्लेजर है, नेचुरल ब्यूटी है, ग्रोथ है इन दोनों चीज़ों में। पर इन बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका चाइल्डहुड जो है वो लॉस्ट हो चुका है। इट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ।
सो द राइटर हैज कंपेयर्ड स्प्रिंग विद चाइल्डहुड, इसलिए उसने चाइल्डहुड को स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया है। द स्प्रिंग ऑफ दी चिल्ड्रन हैज बीन लॉस्ट इन अटर पॉवर्टी, इनका स्प्रिंग बिल्कुल पॉवर्टी के अंदर खो गया है। एट द अर्ली एज देयर शोल्डर्स आर बर्डन विद हार्डशिप्स, बिल्कुल शुरुआत के ही सालों में जब ये बच्चे चलना ही सीखते हैं तो ये इन कठिन जो हार्डशिप्स हैं इनकी जीवन में कठिनाइयां हैं उनसे उनके बोझ तले दब जाते हैं और अपना स्प्रिंग खो देते हैं। और इस लेसन को एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, ये राइटर ने ये जो खुद का एक्सपीरियंस है अनीश जंग का, उनकी सामने जो सोसाइटी के ऐसे बच्चे हैं उनके बारे में उन्होंने ये लिखा है। और ये क्या किया है, इसमें उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किए हैं। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच पोइट्री में मोस्टली यूज़ होते हैं, पर यहाँ पे जैसे कि उन्होंने हाइपरबोल का यूज़ किया है। हाइपरबोल मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना, यहाँ गार्बेज को, कचरे को गोल्ड माना है। ये मेटाफर का यूज़ किया है, जैसे कि रोड को क्या किसके साथ कंपेयर किया है, रिबन ऑफ लाइट के साथ। अब सिमली का भी यूज़ है, जैसे एज और लाइक का यूज़ करके कोई बात बताना, तो वाइट एज स्नो। इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश, और अनीश जंग मुकेश को मिलती है और वो उसकी स्टोरी लिखती है, उसकी पैथेटिक कंडीशन, उसकी मिजरेबल कंडीशन जो है वो उसके बारे में हमें बताती हैं अनीश जंग। अब बिल्कुल ही सेम ऐसे ही रहता है, वैसी लिविंग कंडीशन है जैसे साहिब की थी, ऐसे ही मुकेश की लिविंग कंडीशन है। उनका भी घर जो है बिल्कुल तंग घर है, इनके पूरी की पूरी सीवरेज की व्यवस्था भी नहीं है, रूम्स बिल्कुल डर्टी हैं, गंदे हैं, छोटे छोटे, और जिसकी दीवारें हिलती हैं, वोबली वॉल्स हैं और क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, वोबली डोर्स हैं, हिलते हुए दरवाजे हैं इनके, और बिल्कुल आधी बनी हुई दीवारें हैं। यानी कि कंप्लीट घर बहुत ही कम लोगों के हैं, बहुत ज़्यादा धुएं से भरे हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं, और उसमें जानवर और इंसान इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि जानवरों को अलग बनाने के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं होता। ये ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं कि इनके पास पूरा प्रॉपर पेट भरने का भी जो है वो नहीं हो पाता अरेंजमेंट, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको पेट भरने के लिए कहाँ से मिल पाता है। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था आरम और मुराद की स्टोरी, उनको भी नहीं पता, वो भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसी प्रकार उनकी तरह ही ये भी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली के बच्चे हैं, साहिब और मुकेश। अब मुकेश एक बैंगल मेकर का बच्चा है, और वो एक बार राइटर को अपने घर ले जाता है, और घर ले जाता है तो राइटर देखती है कि बिल्कुल स्टिंकिंग लेन्स हैं, नालियाँ बिल्कुल गार्बेज से भरी हुई हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और इनके घरों में बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं है। और उसके घर में देखती है कि उसकी भाभी है, उसके बड़े भाई की वाइफ है, उसके फादर हैं, उसकी ग्रैंड मदर है, और वो सब बिल्कुल छोटे से घर में है। उसकी भाभी खाना पका रही थी, और वो वेजिटेबल्स कटी हुई वहाँ रखी हुई हैं, और इस प्रकार जो है वो देखती है, बहुत ही बुरी कंडीशन थी, धुआं उसकी उस लड़की की आंखों में जा रहा था, जो उसकी भाभी होती है, और वो एज में बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि वहाँ चाइल्ड मैरिज होती हैं, और बहुत कम एज की है वो, और उसको एक ट्रेडिशन भी उसको पता है, बहू के रूप में एक ट्रेडिशनली उसको ढाल दिया गया है कि बहू है तो उसको वेल करना पड़ता है। वेल मीन्स घूंघट, बड़े एल्डर्स जो होते हैं फैमिली के उनके सामने उसको घूंघट करना पड़ता है, और वो घूंघट कर लेती है, जैसे ही अपने ससुर से कर लेती है, और राइटर उसके साथ जब जाती है मुकेश के पास, तो वो घूंघट कर लेती है। अब मुकेश प्राउडली उसको बताता है राइटर को कि हमने अपना घर रेनोवेट किया है, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा उसको रेनोवेशन कर दी है, उसको पुनर्निर्माण कर दिया है, और इससे बहुत ज़्यादा खुश है। इससे राइटर को पता चलता है कि ये जो लोग हैं रेनोवेट करके घर को भी इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास बिल्कुल भी घर बनाने तक का भी पैसा नहीं है। और मुकेश जो है वो इस फैमिली के ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है, बैंगल मेकिंग के ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है। अब ये क्या है कि मुकेश जैसे बच्चे यहाँ इलीगली काम करते हैं, इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये बैंगल मेकिंग का काम छोटे बच्चों से नहीं करवाया जाना चाहिए, एक चाइल्ड लेबर है ये, तो इलीगली वो लोग जो बैंगल मेकर्स हैं वो इनसे काम करवाते हैं, पर ये जो है कुछ भी नहीं कर पाते। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो नेचुरली ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें बैंगल मेकर ही बनना है। अब मुकेश ऐसा लड़का नहीं है, वो इस फैमिली लाइनेज को तोड़ना चाहता है कि मैं इस विशिष्ट सर्कल से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। इसलिए वो डेयर्स टू ड्रीम, वह सपने देखता है, उसकी आंखों में
बहुत सारे सपने हैं, पर राइटर क्या कहती है कि ये सपना उसका एक मिराज की तरह है। मिराज होता है मृग तृष्णा। जैसे कि मृग तृष्णा भी दो प्रकार की होती है। जैसे कि मृग को उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और वो उसको ढूंढती फिरती है, पर उसको वो खुशबू नहीं मिलती, वो खुशबू होती उसकी नाभि में ही है। और दूसरा मृग तृष्णा हो सकती है कि जैसे हम जैसे कि मरुस्थल है, वहाँ मरुस्थल में दूर हमें एक पौंड नजर आता है कि वहाँ बहुत बड़ा पौंड है, उसमें पानी है। तो इसी प्रकार सड़क पे भी ऐसे ही नजर आता है कि बहुत दूर सड़क पे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि सामने ऐसे लगता है जैसे पानी का गड्ढा हो, पर वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये होती है मिराज। तो ये राइटर उसको बोलती है कि मिराज के समान है और ये कभी भी मुझे नहीं लगता कि ये पूरी हो सकती है। तो ये फिरोजाबाद की पैथेटिक कंडीशन बता रहे हैं। यहाँ लोग अपने 20,000 बच्चों से इलीगली काम करवा रहे हैं कि ताकि उनको कुछ पैसा मिल जाए, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज पाते। और यहाँ जो जिस जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, वो ग्लास फर्नेसिस, जो भट्टियाँ हैं ग्लास की, जहाँ वो ग्लास वेल्ड करते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बच्चे काम करते हैं, बिना लाइट, बिना एयर के और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स के सामने। टिमटिमाते हुए ऑयल के लैंप जो है दिए होते हैं, उनके सामने काम करते हैं। और इनकी आंखें जैसे कि बहुत ज़्यादा एडजस्टेड हो जाती है डार्क में, ये लाइट में देख भी नहीं पाते। जैसे अगर हम कमरे में से अंधेरा कमरा हो या थोड़ी सी लाइट डिम हो जिस कमरे में, अगर हम बाहर निकलते हैं सूरज की तेज रोशनी में और हमारी आंखें नहीं खुल पाती, ऐसा ही इन बच्चों के साथ है। इनकी तो परमानेंट ही ऐसा हो गया है कि इनकी आंखें डार्क को ही सहन कर पाती है, लाइट को सहन ही नहीं कर पाती। और जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो ये इनकी आई साइट बहुत कमज़ोर हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जो ग्लास की डस्ट होती है, जो धूल होती है, जो बिल्कुल नज़र भी नहीं आती, वो परमानेंट इनकी आंखों में धीरे धीरे करके जाती रहती है, एक स्लो पॉइजनिंग की तरह। और वो इनकी आंखें जैसे जैसे अडल्ट होते हैं उससे पहले ही बहुत सारे बच्चे अंधे हो जाते हैं। और यह इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब इसी प्रकार जो है ग्रैंड मदर मुकेश की, वो बताती है ऑथर को कि उसने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, कि इतने सालों से वो काम करता करता आ रहा था बेंगल इंडस्ट्रीज में और उसके कारण वो अंधे हो गए हैं। अब यहाँ जो ग्रैंड मदर है वो क्या कहती है, ये एक बिल्कुल आयरनिकल बात है कि वो ये इस जो गॉड गिवन लाइनेज मानते हैं इसको, कि वो इसको तोड़ना ही नहीं चाहते, वो इस रास्ते से जाना ही नहीं चाहते। और इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनके पास और कोई स्किल भी नहीं है बेंगल मेकिंग के अलावा। और मुकेश की दादी तो ये कहती है कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा कर्म है, भगवान ने हमें ये जो है दे दी है लाइनेज, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। कहना गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी कि वो कहते हैं कि भगवान ने हमें बेंगल मेकिंग के लिए ही बनाया है, हमें बेंगल मेकिंग के लिए धरती पर भेजा है और हम इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते। और इसके बाद एक लड़की की बात होती है, जो यंग लड़की है सविता। यहाँ सविता नाम की जो लड़की है वो एक एल्डरली वीमेन के साथ बैठकर बैंगल्स बना रही है, उनको जोड़ रही हैं चूड़ियों को। और उसके हाथ इतनी इतनी मैकेनिकली मूव हो रहे हैं जैसे कि एक मशीन हो, क्योंकि वो बिल्कुल यंग एज से, बिल्कुल जब वो छोटी बच्ची थी तब से ही वो बैंगल मेकिंग के काम में हाथ बटाती है इनका। और ये छोटे छोटे बच्चे जब से बिल्कुल चलना सीखते हैं तब से ही ये काम शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके ये इस बिजनेस को इतना नेचुरली अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हैं जैसे कि इनका नेचुरल काम हो, इससे वो अलग होना ही नहीं चाहते। अब ये जो लड़की सविता है, ये सविता बैंगल्स बना रही है, शोल्डरिंग कर रही है ग्लास को, उनको जोड़ रही है आपस में। और इस लड़की को क्या इसको ये पता है कि ये जो चूड़ियाँ ये बना रही है उनकी सैंक्टिटी क्या है, उनकी पवित्रता क्या है? तो उनकी पवित्रता ये है कि ये इंडियन वुमेन के सुहाग की निशानी होती है। अब ये बात इस लड़की को तब पता चलेगी जब एक दिन ये रेड वेल ओढ़ लेगी, यानी कि रेड घूंघट ओढ़ लेगी और इसके हाथों में मेहंदी लगी होगी और इसके हाथों में चूड़ियां डाली जाएंगी रेड कलर की, तब शायद इस लड़की को इनकी पवित्रता का पता चलेगा। अब जो औरत उसके साथ बैठी है सविता के साथ, वो बोलती है कि ये जो कंडीशंस है हमारी इतनी पैथेटिक है कि मैंने कभी भी पूरी जिंदगी में एक टाइम का पूरा पेट भर के खाना भी नहीं खाया। यानी कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन में है ये लोग, ये बच्चे, इनके बड़े बूढ़े, कि ये पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते, बहुत ज्यादा बुरी दशा में है। तो ये वो उसके हस्बैंड भी बोलते हैं कि मैं बहुत सारे लोग नहीं कर पाते काम, पर मैंने ये काम करके दिखाया है कि मैंने अपने बच्चों के सर के ऊपर छत कर दी है, यानी कि मैंने एक घर बना दिया है।
अब घर बनाना इन लोगों के लिए एक बहुत बड़े सपने सच होने के समान है, जैसे इन्होंने आसमान छू लिया हो, क्योंकि ये लोग घर भी नहीं बना पाते इन बच्चों के लिए, और पेट भर के खाना ही नहीं खा पाते, घर तो क्या बना देंगे ये। तो इनकी इतनी बुरी कंडीशन के लिए कौन जिम्मेवार है? इनके लिए जिम्मेवार है आसपास के लोग, जैसे पुलिस है, मिडल मैन है। अब इतने कठिन परिश्रम के बाद भी जो मुकेश के फादर हैं वो केवल अपने बच्चों को ये काम ही सिखा पाए बैंगल मेकिंग का, वो उनको स्कूल नहीं भेज पाए, उनके लिए घर नहीं बना पाए। तो ये जो है ये एक बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन, इनकी दयनीय दशा दिखा रखी है इसमें राइटर ने, जो कि रियल में होती है फिरोजाबाद में। अब ये उनको बोलती है राइटर कि आप लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, जिससे आप लोग इनके खिलाफ आवाज उठाओ या अपना अलग बिजनेस शुरू कर दो जिसमें आपको बहुत फायदा होगा, आपकी लिविंग कंडीशन सुधर सकती हैं। तो वो बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो इलीगली बच्चे काम कर रहे हैं उनको पुलिस पकड़ ले जाएगी, और पुलिस ले जाएगी, और उनके साथ जैसे मिडल मैन की मिली भगत होती है, पॉलिटिशियंस की होती है, ब्यूरोक्रेट्स की होती है, तो वो लोग जो है इनको ऐसा नहीं करने देते। ऐसे ही ये क्या है कि विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, एक जैसे कि अभिमन्यु फंसे थे उसमें, वैसे ही ये फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और ये निकल नहीं पाते। ये और चक्रव्यूह किसका है? मिडल मैन और पुलिस का, जो इनके जिन्होंने इनके फादर को और इनके फोर फादर्स को यानी कि पीढ़ियों को इनको बांध के रखा हुआ है, और इनसे केवल बैंगल मेकिंग का ही काम करवा रहे हैं। और ये इनको इनकी कंडीशन को ऐसा बना देते हैं कि ये अन्याय तक पहुंच जाती है, इनकी स्थिति इनजस्टिस तक पहुंच जाती है, और इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। अब यहाँ ऑथर दो अलग अलग वर्ल्ड को देखती है कि एक तो ये संसार है कि ये एक स्टिग्मा है इनके लिए, एक कास्ट में पैदा होना, बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना इनके लिए एक धब्बे के समान है। और दूसरा कि ये एक विशेष सर्कल में फंस गए हैं, साहूकार के, मिडल मैन और पुलिस वालों के। तो इन डेयरिंग इनके लिविंग का पार्ट ही नहीं है। सो डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर लिविंग, इनके जिंदा रहने का हिस्सा ही नहीं है कि ये साहस भी कर पाए। परंतु मुकेश इस लाइनेज को तोड़ना चाहता है। मुकेश चाहता है कि मैं इस बैंगल मेकिंग के बिजनेस में नहीं आना चाहता, मैं इस लाइन को छोड़कर अलग जाना चाहता हूँ, मैं इस फैमिली ट्रेडिशन को छोड़कर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो जब राइटर को ये बात बताता है तो राइटर से उनसे पूछती है कि तुम मोटर मैकेनिक बनने के लिए तुम्हें यहाँ तो आसपास गैराज ही नहीं है। तो बोलता है कि मैं बहुत मीलों तक चलकर पैदल चलकर चला जाऊँगा और वहाँ मैं एक गैराज में सीख लूँगा। और वो बोलता है कि मैं कार भी ड्राइव करना चाहता हूँ। तो राइटर उसको बोलते हैं कि क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाओगे? तो वो शर्मा जाता है, परंतु ये शर्म उसकी रेग्रेट में नहीं बदली थी। रेग्रेट होती है खेद, यानी कि रेग्रेट में क्यों नहीं बदली थी? क्योंकि अभी तक उसके आंखों में सपने हैं, वो सपने देख रहा है, वो उसने साहिब की तरह अपने सपनों को मारा नहीं है। तो वो सपने देख रहा है कि वो एक मोटर मैकेनिक एक दिन बन के दिखाएगा और इस बैंगल मेकिंग के बिजनेस से निकल के दिखाएगा, अपनी अपनी इच्छाएं वो जाहिर करता है। तो जो मुकेश की जो डिजायर है टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन सीम्स ए रे ऑफ होप इन द लाइफ ऑफ दीज पीपल। जैसे मुकेश अगर सपना देखता है वो कुछ कर लेगा तो और बच्चे भी सपना देख लेंगे और वो भी कुछ कर सकते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन क्लास को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।